हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट फॉर बिगनर का सीरीज। और ये सीरीज का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लोग किस तरह से और कहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि HTML पेज में लिखना होता था तो हम लोग क्या करते थे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते थे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था अगर इसका अलग से एक फाइल अगर हम लोग बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन JS होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता था, इस प्रकार से लिंक करना पड़ता था स्क्रिप्ट REC। और उसके बाद में फिर हम लोगों को उसका नाम देना होता, पाथ देना होता था, एड्रेस कहाँ पे वो फाइल हम लोग सेव किए थे। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे इसका बगल में ही देखिए code.js वाला फाइल था, इसके अंदर में हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे थे, document.getElementById। और फिर ये जो आईडी था ये किसका था, ये यहाँ पे जो h1 टैग था इसका ये आईडी था। ठीक है। और इनर HTML का मदद से क्या कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे इसका जो कंटेंट है, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखते हैं तो क्या कर रहे थे हम लोग HTML का द्वारा वो कंटेंट को यहाँ भेज रहे थे। ठीक है ना, दिस इज टेक्स्ट। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे थे क्या, इनर HTML। यहाँ तक तो आपका क्लियर था। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। ठीक है। तो देखिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को कीवर्ड दरकार पड़ता है। और वेरिएबल क्या होता है तो आप समझ लीजिए, वेरिएबल एक डब्बा है जिसके अंदर में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, मतलब कुछ चीज रखते हैं। ठीक है। वेरिएबल इज ए स्टोरेज वेयर वी स्टोर सम वैल्यू। ठीक है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में वेर कीवर्ड आता है, उसके बाद लेट कीवर्ड आता है और उसके बाद में एक आपका कॉन्स्ट कीवर्ड आता है। लेट, कॉन्स्ट, वेर, ये सब का बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग कुछ ज्यादा सीख जाएंगे। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम लोग को वेर कीवर्ड का यूज करना होगा। ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे कि लेट और वेर में क्या डिफरेंस होता है, कॉन्स्ट, लेट और वेर तीनों में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो मैं बताऊंगा आपको, बट अभी उसमें हम लोग नहीं जाते। ठीक है। अभी हम लोग बस सिंपल वे में रहते हैं। और वेर लिखने के बाद में अगर हम लोग कुछ नाम देते हैं, नाम जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूं तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है यहाँ पे। और इक्वल टू देने के बाद में यहाँ पे अगर मैं लिख दूं वेलकम टू वेलकम टू माय क्लास, तो अभी क्या हुआ, अभी तक हम लोग क्या किए। ठीक है। अभी हम लोग क्या किए कि हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसका नाम था टेक्स्ट, और उसके अंदर में वैल्यू इनिशियलाइज किए वेलकम टू माय क्लास। और ये जो वैल्यू है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको स्ट्रिंग कहेंगे, मतलब जो भी अल्फाबेटिक में लिखते हैं हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी हम लोग लिख देंगे ना वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। इतना दिमाग में रखिए। अब रहा सवाल कि ये वेरिएबल का वैल्यू को अगर हम लोगों को प्रिंट करवाना है या फिर उसका कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हम लोग को फिर दोबारा क्या करना पड़ता है, उसी वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है बस। जैसे कि अभी मैं चाहता हूं कि आउटपुट मेरा दिखाए वेलकम टू माय क्लास, तो वेलकम टू माय क्लास यहाँ पे हम लोग को लिखने दरकार नहीं पड़ेगा, हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल बनाए थे और उसके अंदर में हम लोग ये वैल्यू को डाल दिए है। तो जब भी इसको प्रिंट करवाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट लिख देंगे, बात खत्म। अब इसको मैं अगर यहाँ सेव कर दूं और आपको मैं अपना ब्राउजर में लेके चलूं और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करूं तो वेलकम टू माय क्लास दिखाएगा। ठीक है। अब देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं वेरिएबल का तो क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल का तो एक शब्द आता है डाटा टाइप। अब हालांकि यहाँ पे हम लोग को डाटा टाइप दरकार नहीं है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अगर आप C++ करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले उसका डाटा टाइप भी देना होता है कि वो इंट है कि क्या फ्लोट है कि डबल है, इस तरह से। मगर जावास्क्रिप्ट में आपको सिर्फ कीवर्ड देना होता है वेर, लेट या फिर कॉन्स्ट, और बस नाम लिख देते हैं तो वेरिएबल खुद ब खुद बन जाता है। और जावास्क्रिप्ट का वो किस टाइप का है वो जावास्क्रिप्ट खुद समझ जाता है कि भैया ये स्ट्रिंग टाइप का, ये नंबर है, या जो भी उसका टाइप होता है। लेकिन इसमें एक फंक्शन भी है। देखिए, फंक्शन क्या है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी आप जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसके अंदर में जो डाटा है तो वो किस टाइप का है, अगर आपको जानना है तो उसके लिए एक फंक्शन आता है, टाइप ऑफ फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं टाइप ऑफ और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम को डाल दूं तो अब ये इसका टाइप दिखाएगा। जैसे मैंने 2-3 बार कहा है कि ये स्ट्रिंग है, तो आउटपुट में अब हमको क्या दिखाएगा, ये स्ट्रिंग दिखाएगा। यहाँ पे हम जाते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए स्ट्रिंग है। और मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता
वैर, और यहाँ पे मैं लिख देता नम। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका वैल्यू दे देता 15। और अगर हम लोग ये जो नम नाम का वेरिएबल हम लोग यहाँ बनाए हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग देखना चाहेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम, और उसके बाद मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं, एक मिनट, यहाँ पे शायद हम लोगों ने सेव नहीं किया है, ठीक है ना, तो इसको एक बार सेव कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद वापस से यहाँ आते हैं, और उसके बाद में इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा नंबर। ये नंबर क्या है? ये जो वेरिएबल था, कौन सा वेरिएबल? नम। इसके अंदर में जो हम लोग डाटा स्टोर किए हैं ये नंबर टाइप का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में हम लोग को करना क्या है कि हम लोग HTML में हम लोग इनपुट टैग का मदद से दो टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, और उस टेक्स्ट बॉक्स में एक में हम लोग क्या लेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस लेंगे, और एक में हम लोग क्या लेंगे, प्रोडक्ट का क्वांटिटी लेंगे, और आउटपुट हम लोग को क्या दिखाना है कि टोटल कितना पैसा हो रहा है, ये हम लोग को शो करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम को करा रहा हूं इसलिए कि इसके माध्यम से भी हम लोग बहुत कुछ समझेंगे जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आ जाता हूं index.html पेज में। अब रहा सवाल कि अगर आप लोगों को पता है कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाया जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, PRODUCD, प्रोडक्ट, और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइस। और प्रोडक्ट प्राइस लिखने के बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक इनपुट टैग। इनपुट टैग के बाद में हम लोगों को लिखना होता है टाइप, और टाइप के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि भैया हम लोग को किस प्रकार का इनपुट चाहिए। जैसे यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। और बस मैं इतना ही लिखकर आप लोगों को अगर आउटपुट दिखाऊं, यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूं, और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूं और मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं। तो यहाँ पे अनडिफाइंड दिखाने का रीजन क्या है कि यहाँ पे मैं आपको अगर code.js में ले जाऊं तो यहाँ पे टाइप ऑफ नम मैंने लिखा है, और ऊपर में नम नाम का ऐसा कोई भी चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। और वापस हम लोग यहाँ आ जाते हैं और इसको हम लोग बार रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे एक डब्बा मिल रहा है, और इस डब्बा को ही हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। और इस डब्बा को बनाने के लिए हम लोगों को इतना लाइन ऑफ कोड लिखना होता है, इनपुट टाइप उसके बाद टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है कि इसका रिलेशन हम लोग को जावा स्क्रिप्ट का साथ है, मतलब इसके अंदर में जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हम लोगों को चाहिए। कहाँ चाहिए? जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो अब इसका वैल्यू को कलेक्ट करने के लिए हम लोगों को आईडी बनाना होगा, इसका एक आईडी का नाम होगा। सिर्फ यही एक तरीका है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग अभी सीखे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, वो वाला जो लाइन ऑफ कोड है उसके माध्यम से हमको अगर इसका वैल्यू उठाना है तो उसके लिए हम लोगों को इसका एक आईडी का नाम देना होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बी आर टैग लिख रहा हूँ। बी आर टैग का मतलब क्या होता है, लाइन ब्रेक। अच्छा, ये क्यों लिख रहा हूँ, अगर ये भी मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो मैं समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको पूरा का पूरा लाइन जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी। अब यहाँ पे इसका नाम जो रहेगा मैं क्यू लिख दूंगा, क्यू, ठीक है। क्वांटिटी के लिए मैंने आईडी सेट किया क्यू, और जो इसका प्राइस था इसके लिए मैंने यहाँ पे N1 का जगह में चलिए इसको लिख देते हैं प्राइस, P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। आप जो भी देना चाहते दे सकते, बट ऐसा नाम दीजिएगा कि जो आपको याद रहे, रिमेम्बर रहे, और जिसका पर्टिकुलर फील्ड के साथ कुछ ताल्लुक रहे, तो ये एक अच्छा बात होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका व्यू देखने चाहे यहाँ पे पेज में, तो यहाँ जब मैं रिफ्रेश करूंगा, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने सेव नहीं किया, बार बार सेव करना मैं भूल जाता हूँ। तो मैं यहाँ वापस जाता हूँ, सेव करता हूँ, फिर वापस पेज में आता हूँ, और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
अब देखिए कि ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है। इसको मैं अगर छोटा करके दिखाऊं आपको, छोटा करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए अभी एक ही लाइन में आ रहा है, बट ये जो था मुझको नेक्स्ट लाइन में चाहिए था, नीचे चाहिए था। तो इसके लिए मुझको क्या करना होगा, यहाँ पे लाइन ब्रेक करना होगा। तो लाइन ब्रेक करने के लिए मुझको यहाँ पे बी आर टैग का यूज करना पड़ेगा। HTML में बी आर टैग होता है जिसकी मदद से हम लोग लाइन ब्रेक करते हैं। जैसे आप MS वर्ड सीखते समय नेक्स्ट लाइन आना होता तो इंटर का प्रयोग करते हैं ना, उसी प्रकार से HTML में अगर आपको नीचे आना है तो आपको बी आर टैग का यूज करना होगा। ये सबके लिए नहीं होता है, देखिए बहुत सारा, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। HTML में क्या होता है, कुछ ब्लॉक एलिमेंट होता है, कुछ ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, इनपुट टाइप जो होता है ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता। यहाँ पे अगर हम लोग H1 टैग लिखे थे तो H1 के बाद में अगर मैं दूसरा पी टैग ले लूँ, पैराग्राफ टैग ले लूँ, तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब ब्लॉक होता है, बट ये ब्लॉक नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि ये एक ही लाइन में आता है। अगर इनको ब्लॉक करना है तो यहाँ पे हम लोग को बी आर टैग लेना होगा, या फिर टेबल का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, या तो डीप का यूज करेंगे हम लोग, बट यहाँ पे हम लोग डीप या टेबल कुछ चीज का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिंपल मैं लिख देता हूँ बी आर टैग, और बी आर टैग लिखने के बाद में अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और फिर से मैं यहाँ आऊँ और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए अब ये नीचे आ गया। बट ये पूरा सटा सटा यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक बी आर टैग और दे देते हैं, तो थोड़ा और स्पेस आएगा। अब यह इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए अब स्पेस आया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस लिखेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का क्वांटिटी लिखेंगे। अब जो प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि अब हम मुझको एक चीज बताना होगा, एक फंक्शन के बारे में आपको बताना होगा। मतलब फंक्शन कैसे बनाते हैं वो भी बताना होगा। तो देखिए फंक्शन बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड लेना होता है। मतलब फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग वेर कीवर्ड का यूज कर रहे थे, उसी प्रकार से फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन की कीवर्ड का यूज करेंगे, और फिर फंक्शन का हम लोग नाम दे देंगे। फंक्शन का नाम मैं CACL दे देता हूँ, CACL। ठीक है, नहीं तो CALC दे देता हूँ, चलिए। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, याद रखिएगा कि नाम के साथ में ब्रैकेट ओपन क्लोज देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है। इस तरह से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन बनाने के बाद में अगर मैं इस लाइन ऑफ कोड ये जो लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। देखिए ठीक है, इसको मैं यहाँ रख दिया हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन, FUN फंक्शन। ठीक है, CTION फंक्शन, बस मैं यहाँ पे फंक्शन रख देता हूँ। अब एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, और एक चीज देखिए, जैसे यहाँ पे जो हेड बना हुआ था, इसको मैं थोड़ा देर के लिए नीचे कर देता हूँ, काटता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ। तो देखिए इससे पहले हम लोग देखे थे कि जब हम लोग ये लाइन ऑफ कोड लिखे थे ना, तो इनर HTML के बाद यहाँ जो भी लिख रहे थे वो हम लोगों को कहाँ मिल रहा था, आउटपुट में मिल रहा था। बट अभी हम लोग का कोड में हम लोग वो लिखे हैं, मगर देखिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और यही लाइन ऑफ कोड अगर मैं फंक्शन के बाहर लिख दूं, मतलब फंक्शन मान के चलते कि हम लोग नहीं बनाए हैं, और इसको मैं अगर बाहर लिखूं, यहाँ पे लिखूं, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, एक मिनट, सेव नहीं किया हम लोग शायद ना, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ जाते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए अभी ये फंक्शन डिस्प्ले हो रहा है। मगर जब हम लोग यहाँ पे इसको नहीं लिख रहे हैं और इसको अगर हम लोग फंक्शन का अंदर में लिखते हैं, फंक्शन का अंदर में लिखते हैं, और उसके बाद मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ और फिर मैं वापस जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये नहीं दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बात होता है कि जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को हम लोग को बुलाना पड़ता है, बिना बुलाए ये नहीं आता है, बिना बुलाए ये नहीं आता है। इसको बुलाने का तरीका होता है कि फंक्शन का नाम लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन को बुला रहा हूँ और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज लिख दीजिए, अब ये फंक्शन काम करेगा, ये फंक्शन खुद ब खुद काम करेगा, मतलब ये वाला चीज प्रिंट होगा। अभी मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, एक मिनट, वहां सेव करता हूँ, मैं यहाँ सेव कर देता हूँ,
और फिर यहाँ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। अभी ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा था, क्योंकि अभी जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो फंक्शन अगर आप लोगों का क्लियर नहीं होगा तो नहीं बता पाऊंगा ना। ठीक है, इसीलिए मैंने बता दिया कि फंक्शन इस प्रकार से बनाया जाता है। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम और ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखना होता है। बट फंक्शन को ऐसे हम लोग कॉल नहीं करवाएंगे। ये जो फंक्शन हम लोग बनाए हैं ये फंक्शन को ऐसे कॉल हम लोग नहीं करवाएंगे। हम लोग कैसे कॉल करवाएंगे, इसके लिए फिर एक नया शब्द, फिर एक नया चीज आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग इवेंट यूज करेंगे। ठीक है, अब इवेंट बहुत प्रकार का होता है, ऑन चेंज इवेंट होता है, ऑन फोकस इवेंट होता है, बट हम लोग आज यूज करने वाले ऑन क्लिक इवेंट। आज हम लोग कौन सा इवेंट यूज करने वाले, ऑन क्लिक इवेंट। तो ऑन क्लिक इवेंट जो होता है वो हम लोग बटन में परफॉर्म करवाएंगे। मतलब एक बटन बनाएंगे और जब हम उस बटन को क्लिक करेंगे, जब हम उस बटन को क्लिक करेंगे तब वो फंक्शन को कॉल करेगा और फंक्शन के द्वारा जो भी हम करवाना चाहते हैं वो काम हम लोग फंक्शन के द्वारा करवाएंगे। तो उसके लिए फिर से हम लोग को यहाँ पे एक बटन चाहिए। तो बटन के लिए क्या करना होगा, बटन बनाने का बहुत सारा तरीका है, बट मैं इनपुट ही यूज कर रहा हूँ, इनपुट टैग ही यूज कर रहा हूँ। इनपुट लिखने के बाद मैं यहाँ पे अगर टाइप लिख दूं और टाइप इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ आपका बटन लिख देता हूँ, चलो BUTTON बटन, तो क्या होगा, एक बटन बन जाएगा। अब बटन के ऊपर में भी हम लोग को कुछ लिखना है तो उसके लिए हम लोग को वैल्यू लिखना होगा। और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ CAL, कैलकुलेट लिखता हूँ, कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट। और उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक क्या होता है, आप अभी समझ जाइए कि ऑन क्लिक एक इवेंट है जिसके इस, या तो ऐसा समझ जाइए कि जब बटन में क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा, ऐसा हम लोग करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को ऑन क्लिक इवेंट का यूज करना पड़ता है। अब ऑन क्लिक को हम लोग कह रहे हैं, इक्वल टू देने के बाद में हम लोग बोल रहे हैं कि भैया जब आप पे कोई माउस क्लिक हो तो आप इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। किस फंक्शन को, जो फंक्शन हम लोग जावा स्क्रिप्ट में बनाने वाले हैं। जैसे यहाँ CALC है ना, तो यहाँ पे भी हम लोगों को लिखना होगा CALC और ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो अब ये फंक्शन को कॉल कर लेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और सेव करने के बाद में मैं आपको फिर से यहाँ ले जाता हूँ और फिर से मैं एक बार रन करता हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये हट गया, ये हट गया, जो फंक्शन लिखा हुआ था वो क्यों हट गया, क्योंकि हम लोगों ने जो ये कोड था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML इक्वल टू फंक्शन, तो ये हम लोग फंक्शन का अंदर लिखे थे। बिना कॉल किए हुए ये वाला चीज ये काम नहीं करेगा, लाइन ऑफ कोड। ये लाइन ऑफ कोड से क्या होता है, इसका बारे में मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता दिया था। ठीक है ना, इससे क्या हो रहा है कि इसके अंदर में यहाँ पे जो हेड वाला एलिमेंट है, H1 वाला एलिमेंट है जिसका ID हेड है, वो इसके अंदर में ये टेक्स्ट लेके जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है और जिसके माध्यम से ये डिस्प्ले हो रहा था। अब ये डिस्प्ले कब होगा, अभी हम लोग यहाँ सेव कर दिए, कब होगा, जब हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करेंगे तभी ये डिस्प्ले होगा। मतलब जब इसमें हम लोग क्लिक कर रहे हैं तब वो फंक्शन को कॉल कर रहा है, जब हम लोग इसमें क्लिक कर रहे हैं तभी वो फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग चाहते हैं कि ये फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, हम लोग टोटल दिखाना चाहते हैं। मतलब कि हम लोग यहाँ पे जो नंबर है लिखेंगे, जैसे प्राइस जो देंगे और जो क्वांटिटी देंगे वो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका जो वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ H1 वाला टैग के अंदर में दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसका वैल्यू चाहिए हम लोगों को। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। अब इसका वैल्यू हम लोगों को कैसे मिलेगा, इसका वैल्यू लेने के लिए फिर हम लोगों को एक लाइन ऑफ कोड लिखना होगा। अब वो लाइन ऑफ कोड लिखने से पहले उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करवा देंगे एक वेरिएबल में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक वेरिएबल मैं यहाँ बना रहा हूँ, वेरिएबल प्राइस, और फिर इक्वल टू साइन दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ DO डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे ID का नाम चाहिए हम लोग। अब ID का नाम कौन सा देंगे, जैसे कि हम लोग को प्राइस चाहिए तो मैं यहाँ P दूंगा। मैं यहाँ पे P क्यों दे रहा हूँ,
अगर ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे ID इक्वल टू P, मतलब जिस इनपुट बॉक्स में हम लोग प्राइस लिखेंगे उस इनपुट बॉक्स का जो ID का नाम है वो P है। इस कारणवश यहाँ पे हम लोगों ने P लिखा। और उसके बाद इसका क्या चाहिए हम लोग को, इसका वैल्यू चाहिए हम लोगों को, तो उसके लिए यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखना होगा। देखिए सिंपल सिंपल चीज आपको फोकस करना होगा। यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, डॉट इनर HTML लिख रहे थे। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ही था, बट यहाँ पे डॉट के बाद में क्या यूज कर रहे थे, इनर HTML यूज कर रहे हैं। यहाँ से वो वैल्यू ले जा रहा है HTML वाला जो पेज है वहां पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनपुट बॉक्स के अंदर में जो वैल्यू रहेगा वो हम लोगों को चाहिए। तो एक्चुअली में जब भी हम लोग इनपुट बॉक्स लेते हैं तो उसके अंदर जो भी हम लोग टाइप करते हैं उसको वैल्यू कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, वैल्यू होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए डॉट वैल्यू लिख रहे हैं, पहला चीज। अब मैं अगर यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो हो रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा हूँ, यहाँ प्राइस वाला वेरिएबल को लिख दे रहा हूँ। अगर हम लोग सही कर रहे हैं तो आप भी आउटपुट, मतलब जो ID हेड है जिसके माध्यम से हम लोग आउटपुट देख रहे हैं, तो इसमें क्या दिखाएगा, प्राइस दिखाएगा। प्राइस दिखाएगा मतलब कौन सा प्राइस दिखाएगा, मैं आपको एक बार फिर से HTML वाला पेज में, मतलब कि यहाँ पे जो प्राइस लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ 250, तो ये प्राइस हो गया। तो जैसे मैं कैलकुलेट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फंक्शन आ रहा, क्यों, एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं और एक बार हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये तो सेव है। और फिर से एक बार हम लोग यहाँ जाते हैं, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 250 और मैं फिर कैलकुलेट में क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 250 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से वैल्यू ले रहा है और हम लोगों को फिर रिटर्न कर रहा है वैल्यू वाला पेज में। एक बार मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, देखिए ये जो है 250 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है ना आपका H1 ID हेड। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं इसको, और रिफ्रेश करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद में देखिए H1, तो यहाँ पे खाली अभी 250 रुपये नहीं है। ये कब दिखाएगा, जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 250 और फिर यहाँ कैलकुलेट में क्लिक कर रहे हैं, तब जाके देखिए यहाँ पे ये 250 रुपये आ रहा है और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा चीज, अब हम लोग को क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो ये लाइन ऑफ कोड को मैं अगर कॉपी कर दूं, ये लाइन ऑफ कोड को मैं कॉपी कर दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, और पेस्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ पे अगर क्यू लिख दूं, क्यू, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर दूं और उसके बाद मैं यहाँ जाऊं और इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर दूं और उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 250, एक मिनट सॉरी 250 मैं नहीं लिखूंगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ क्यू के द्वारा, मतलब ये जो प्राइस लिखा हुआ था, प्राइस की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी, या फिर QTN लिख देता हूँ, क्वांटिटी शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं QTN लिख देता हूँ। तो अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सेव पहले कर दूंगा ना, सेव कर दे रहा हूँ मैं इसको, और फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखिए मैं क्वांटिटी अगर यहाँ पे 4 लिखता हूँ और कैलकुलेट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे को 4 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो रहा है। अब रहा सवाल, अगर आप दुकान जाते हैं, अब एक सामान लेते हैं 50 रुपये उसका दाम है, अब 4 लेते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, आप 50 को 4 से गुना करते हैं, ठीक है, तो जितना होता है उतना आपको देना पड़ता है ना, टोटल निकालने के लिए। जैसे कि अगर दुकान गए, एक सामान लिए थे 50 रुपया, और अगर आप एक सामान का दाम 4 रुपया था, सॉरी एक सामान का दाम 50 रुपया था, आप 4 सामान लिए तो टोटल कितना हुआ, 200 हुआ। ये 200 आया कैसे, 50 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए है। तो यहाँ पे भी हम लोग को टोटल निकालना है, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए करना क्या होगा, यहाँ मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूं अगर प्राइस, और मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं, एस्ट्रिक साइन। और उसके बाद मैं यहाँ पे QTN लिख दूं, देखिए, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद वापस मैं यहाँ आता हूँ और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ 4, तो आउटपुट मेरे को 100 दिखाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आउटपुट आपको 100 दिखा रहा है, मतलब ये आपका
कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 और फिर मैं यहाँ कैलकुलेट में क्लिक करता हूँ तो ये दिखा रहा है 125। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसी चीज को मैं यहाँ पे और एक चीज करके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे मैं एक नंबर लेता NUMBER नंबर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देता इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देता N1 और यहाँ पे मैं लिख देता N2। ठीक है, इसका आईडी मैं यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता N1 और इसको लिख देता N2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसका जो वेरिएबल नाम है ये मैं कर देता num1 और ये वेरिएबल नेम जो है इसको मैं कर देता num2, num और उसके बाद 2। और मैं यहाँ पे इन दोनों नंबर को ऐड करना चाहता, ये दोनों नंबर को मैं यहाँ पे क्या करना चाहता, ऐड। तो यहाँ पे num1 प्लस num2 प्लस num2 लिखता। जैसे मैंने यहाँ पे इनटू साइन दिया था तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा था दोनों नंबर का। अभी मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, मैं यहाँ पे प्लस साइन दे दे रहा हूँ तो मेरे को ये एडिशन दिखाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं वापस चाहूँ, यहाँ एक मिनट पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद में वापस हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको एक बार से रिफ्रेश करते हैं। अभी इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकंड नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40 और मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ 40 और फिर मैं यहाँ कैलकुलेट क्लिक करता हूँ। तो भाई अब क्या हो रहा है, ये अब ये 40 दिखा रहा है, 40 तो 80 होता, मगर यहाँ पे तो 40 आ रहा है। ये क्या दिक्कत है, तो ये क्यों हो रहा है अब मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको वो दिखाया था जिसमें हम लोग प्रोडक्ट साइन दिए थे, तो मेरे को क्या दिखा रहा था, उसका मल्टीप्लिकेशन दिखा दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। बट अब जब मैं एडिशन करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सही ऑपरेटर का यूज किया है, प्लस साइन दिया है, तो इसका मतलब यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर दोनों जोड़ के दिखाना चाहिए था, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होने का कारण क्या है, ठीक है, ऐसा नहीं होने का कारण क्या है, उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार आपको रिकॉल करवाता हूं। जैसे कि हम लोग अभी देखे थे टाइप ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। तो जब मैं टाइप ऑफ दिखाऊं यहाँ पे आपको num1 का टाइप अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक बार मैं इसको सेव कर देता हूं और उसके बाद यहाँ पे जाऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं और यहाँ पे मैं क्लिक करूं, तो ये क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है। तो क्या होता है कि जब हम लोग दो स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं, देखिए जब दो अलग अलग स्ट्रिंग होता है, दो अलग अलग स्ट्रिंग को अगर हम लोग जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। दो अलग अलग स्ट्रिंग मैं वो भी समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ नेम इक्वल टू सचिन, ठीक है, एक वेरिएबल हो गया। फिर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं एल नेम और इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूं शर्मा, तो ये आपका दूसरा वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों वेरिएबल को एक साथ मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, जोड़ के करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट वाला जगह यहाँ पे मेरे को कैसे लिखना होगा, अगर मैं दोनों दिखाना चाहता हूँ तो पहले मेरे को लिखना होगा एफ नेम, उसके बाद प्लस साइन, उसके बाद मैं थोड़ा स्पेस देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे स्पेस दे दे रहा हूँ, या फिर थोड़ा देर के लिए छोड़ देते, यहाँ पे एल नेम लिख देते। ठीक है, तो अब ये क्या डिस्प्ले करेगा मेरे को, देखिए दोनों स्ट्रिंग जोड़ के देगा, मतलब सचिन शर्मा एक साथ देगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्लस साइन दिया है। तो अगर मैं यहाँ जाऊं और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूं और मैं ये कैलकुलेट में क्लिक करूं तो देखिए सचिन शर्मा हम लोग को मिल रहा है। तो क्या होता है कि स्ट्रिंग और वेरिएबल को जोड़ने के लिए, ऐसा समझ लीजिए कि दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग को प्लस साइन का यूज करना पड़ता है, पहला चीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग और भी दे सकते थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था स्पेस, तो यहाँ पे अभी स्पेस आ जाएगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ
और फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं अगर कैलकुलेट में क्लिक करूंगा तो देखिए सचिन और शर्मा के बीच में स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो अब यही हो रहा है कि अभी हम लोग जो वहां से वैल्यू उठा रहे हैं वो हम लोग को स्ट्रिंग वैल्यू मिल रहा है। तो स्ट्रिंग वैल्यू मिल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे हम लोग प्लस साइन दे रहे हैं, प्लस साइन दे रहे हैं, तो जिसका चलते क्या हो जा रहा है, वो दोनों को वो जोड़ दे रहा है, मतलब 40 जोड़ के दिखा दे रहा है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास दो दो काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, नंबर। एक काम करते हैं, एक ही चीज देखते हैं, एक फंक्शन का यूज हम लोग कर लेते हैं। कौन सा फंक्शन का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं प्रेस आई एन, रुकिए पूरा मैं लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं फंक्शन लिख रहा हूँ PARSE, प्रेस, उसके बाद INT, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर में अगर हम लोग इसको लिख देते हैं तो क्या होता है कि ये जो वैल्यू आ रहा था, ये जो टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू मिल रहा था वो आ तो रहा था स्ट्रिंग में, मगर यहाँ पे प्रेस INT अगर हम लोग लिख देते तो ये क्या कर देता, उसको कास्टिंग कर दे रहा, मतलब वो वैल्यू आ रहा था स्ट्रिंग में, बट अब वो क्या कर दे रहा है, उसको चेंज कर दे रहा है नंबर में। देखिए अभी मैं अगर यहाँ पे फिर से टाइप ऑफ फंक्शन यूज करके दिखाऊं आप लोगों को, टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर में यहाँ पे अगर मैं num1 लिख दूं, देखिए पहले हम लोग जब लिखे थे तो ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहा था ना, मगर अब ये क्या डिस्प्ले करेगा, उस चीज को गौर करिएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं कैलकुलेट में क्लिक करता हूँ, तो देखिए अब ये नंबर दिखा रहा है, अब ये नंबर दिखा रहा है, और विदाउट इस फंक्शन का अगर हम लोग यूज करके देखेंगे तो वो स्ट्रिंग दिखाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि वो जो स्ट्रिंग आ रहा था उसको कन्वर्ट कर दे रहा है नंबर में। तो सेम इसी प्रकार से नीचे में भी हम लोग करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ जाते हैं और उसके बाद हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको N2 कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं num1 प्लस num2, num1 प्लस num2, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर दूं और देन यहाँ पे चलूं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45, तो दोनों का सम 90 वो यहाँ डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ में हम कुछ स्ट्रिंग जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं हम लोग, TOTAL, टोटल नाम का, और इसके अंदर में हम लोग num1 प्लस num2 लिख देते हैं। तो क्या होगा कि जो उसका एडिशन होगा वो टोटल में आ जाएगा, और यहाँ पे जो हम लोग रहेगा स्ट्रिंग के साथ में टोटल को हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द सम ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ, उसके बाद मैं नंबर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, जो यूजर से नंबर मिल रहा था, तो नंबर किस में मिलेगा, num1 नाम का वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे num1 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे दिखेगा, द सम ऑफ, जो नंबर रहेगा मान लीजिए 20 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा द सम ऑफ 20, क्या आएगा, द सम ऑफ 20। उसके बाद हम लोग को एंड चाहिए, तो फिर इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंड। तो अब क्या होगा आउटपुट, द सम ऑफ 20 एंड, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे प्लस साइन देंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से क्या देंगे, प्लस साइन देंगे, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ num2। तो अब क्या होगा, मान लीजिए दूसरा नंबर 30 है, तो अब क्या डिस्प्ले होगा, द सम ऑफ 20 एंड 30। ठीक है, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे प्लस साइन दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इज, तो अब क्या डिस्प्ले होगा, द सम ऑफ 20 एंड 30 इज, उसके बाद फिर प्लस लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे टोटल लिख दे रहा हूँ, क्योंकि टोटल में इन दोनों का एडिशन होगा, मतलब 20 प्लस 30 50, वो कहाँ होगा, टोटल में होगा। तो अब जो आउटपुट होगा हमारा वो क्या दिखाएगा, द सम ऑफ 20 एंड 50 इज, द सम ऑफ 20 एंड 30 इज 50। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप इक्वल टू साइन दे दीजिए, इक्वल टू, तो इक्वल टू साइन दिखाएगा। अब देखिए नंबर जो हम लोग देंगे वही नंबर देगा, अगर 20 देंगे 30 देंगे तो 20 30, अगर हम लोग 50 और 60 देंगे तो फिर 50 60, उस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद में दोबारा मैं यहाँ आता हूँ
और फिर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद में देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं 20 देता हूँ, यहाँ पे मैं 30 देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा है हमारा द सम ऑफ 20 एंड 30 इक्वल टू 50। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इतने ही देखेंगे, और अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।